जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पर पहली अपडेट जो है वो भारतीय सेना के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV रंजीत प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, जिसके लिए अब ऑटो लोडर विकसित करने के लिए डीआरडीओ की CVRD जिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। और ये पार्टनरशिप भारत के आर्मर्ड व्हीकल्स के आधुनिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर FRCV रंजीत एक नेक्स्ट जनरेशन का टैंक है जो कि पुराने T-72 टैंकों की जगह लेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर, बेटर फायर पावर के लिए फ्लेक्सिबल आर्मर होगा। इसके अलावा इसकी स्पीड और प्रोटेक्शन भी जबरदस्त होगी। सितंबर 2024 में स्वीकृत इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 3 चरणों में 1770 वाहनों को शामिल करना है। यहाँ पर जो ऑटो लोडर है उसकी सबसे खास विशेषता यह है कि ये ऑटोमेटिक रूप से टैंक की बंदूक में गोला बारूद लोड करता है। इससे चालक दल का जो साइज है वो 4 से 3 तक कम हो जाता है। फायरिंग की स्पीड बढ़ जाती है, जगह की बचत होती है और गोला बारूद को अलग रखकर सुरक्षा में भी सुधार होता है। 1500 हॉर्स पावर इंजन वाले 55 टन के टैंक FRCV को ड्रोन और एंटी टैंक हथियारों जैसे आधुनिक खतरों के लिए अधिक कुशल और तैयार बनाता है। FRCV को ऑल टेरेंस के लिए डिजाइन किया गया है, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक। और ऑटो लोडर टैंक को कॉम्पैक्ट, फुर्तीला और शक्तिशाली बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे कि भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से दोस्तों पाकिस्तान की एक बड़ी पोल खुलती हुई नजर आई है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के पास पनडुब्बियों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। उसके पास मौजूद 5 पनडुब्बियों में से केवल 2 ही चालू हैं और 3 पनडुब्बियों की वो काफी लंबे वक्त से मरम्मत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है कि कैसे कराची के नौसैनिक डॉकयार्ड पर ये मरम्मत के लिए खड़े हैं और ये बात साफ तौर पर इशारा करती है कि पाकिस्तान की पानी के भीतर की जो क्षमता है वो काफी कम हो चुकी है, वो भी ऐसे वक्त पर जब उसका भारत के साथ तनाव एक बड़े स्तर पर पहुंच गया है। पुरानी पनडुब्बियों के चलते उन्हें कई समस्याएं आ रही हैं। उनकी PNS हुर्मत का इंजन में एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब खराब हो चुके हैं, इसलिए केवल लड़ाई के लिए पाकिस्तान के पास 2 पनडुब्बियां बची हैं। ऐसे में दोस्तों इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई जंग की स्थिति होती है तो सबसे आसान होगा डॉक पर रखी गई इन पनडुब्बियों को टारगेट बनाना। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा टाइम आ चुका है, क्योंकि उसके भारत के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी खुद की स्थिति भी ठीक नहीं है। और पाकिस्तान की पनडुब्बी बेड़े की कमजोरी भारत को यहाँ पर एक मजबूत क्षमता प्रदान करती है। हालांकि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में देरी वाली जो चुनौती है उसके बावजूद भी भारतीय नौसेना 16 कन्वेंशनल पनडुब्बियों को ऑपरेट करती है, जिसमें कि 6 एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जो कि संख्यात्मक और तकनीकी रूप से पाकिस्तान के ऊपर भारत को बड़ा दिलाती है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ अब नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बता दें कि DRDL द्वारा इस परीक्षण को किया गया, जिसमें कि एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर शामिल था, जो कि लंबी ड्यूरेशन के सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट टेक्नोलॉजी में एक प्रगति को भी दर्शाता है। दोस्तों ये सफलता नवंबर 2024 में भारत द्वारा लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद मिली है, जिसमें कि भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स मौजूदा 3 फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जो कि रशियन IL-76 जेट पर लगे हैं। और आपको बता दें कि इस अवाक्स में इजराइल के द्वारा निर्मित EL-M2090 फाल्कन सिस्टम लगा है, जो कि अब 25 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट के बावजूद भी ये आउटडेटेड माने जाते हैं। हालांकि ये लंबी दूरी की निगरानी और कमांड के लिए 360 डिग्री का रडार कवरेज प्रदान करते हैं। हालांकि पुरानी टेक्नोलॉजी और IL-76 जेट की रखरखाव संबंधी जो मुद्दे हैं वो चिंता का विषय है। हालांकि यहाँ पर डीआरडीओ का सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम एयरबस A330 पर आधारित नेत्रा मार्क 3 नाम के एक एडवांस स्वदेशी अवाक्स पर काम कर रहा है, जो कि कटिंग एज गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और ये 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के फाइटर जेट्स का पता लगा सकता है, जो कि फाल्कन की वर्तमान रेंज से काफी बेहतर मानी जा सकती है। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ 2 और ऑप्शंस पर भी विचार कर रहे हैं। मतलब यह है कि मौजूदा फाल्कन रडार को भारतीय टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना या फिर उन्हें पूरी तरीके से डीआरडीओ के द्वारा विकसित सिस्टम से बदलना। यहाँ पर जो नेत्र मार्क 1 है और आने वाला नेत्र मार्क 3 है, जो कि लंबी दूरी और बेहतर एंटी जैमिंग और स्टेल्थ डिटेक्शन प्रदान करेंगे। हालांकि इजराइल ने भी अपने गल्फ स्ट्रीम जेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले नए रडार EL-W2085 पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि अधिक एडवांस और ऑपरेट करने में सस्ता है। और इजराइल यहाँ पर भारत को अपने फाल्कन के लिए एडवांस रडार दे सकता है, लेकिन ये काफी महंगा होगा।
जिसमें कि भारत को इसकी सभी लागतों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर DRDO के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो सिस्टम है उन्हें अपग्रेड करने और बदलने से पैसों की बचत होगी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, इस हेलीकॉप्टर को अब भारतीय कंपनियों जैसे कि ट्राइडेंट टेक इंजीनियरिंग, IIT मद्रास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड और बिल्वा टेक्नोलॉजीज के द्वारा विकसित किए गए एक नए 80 mm अनगाइडेड रॉकेट के साथ एक बड़ा फायर पावर अपग्रेड मिल रहा है। और ये स्वदेशी रॉकेट थेल्स के द्वारा बनाए गए इंपोर्टेड यानी कि आयातित 70 mm FZ275 लेजर गाइडेड रॉकेट की जगह लेगा। नया 80 mm का रॉकेट वर्सेटाइल है, जिसमें कि विभिन्न लक्ष्यों के लिए अलग अलग वॉरहेड्स हैं, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक फ्रेगमेंटेशन, दुश्मन के हवाई क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए एंटी रनवे वॉरहेड, शक्तिशाली विस्फोटकों के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड और युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए रोशनी के गोले। ये प्रचंड को टैंक से लेकर दुश्मनों के ठिकाने तक कई तरीके के खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगा। 80 mm रॉकेट की रेंज भी दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर है, जबकि 70 mm थेल्स रॉकेट की रेंज 7 किलोमीटर है। इससे प्रचंड को दूर से हमला करने की अनुमति मिलेगी, जिससे कि ये युद्ध में सुरक्षित रहेगा। और साथ ही साथ जो आयातित रॉकेट है यानी कि इंपोर्टेड रॉकेट है, उसे स्वदेशी प्रणाली से बदलना मेक इन इंडिया लक्ष्य को भी सपोर्ट करता है। भविष्य में 80 mm रॉकेट का लेजर गाइडेड वेरिएंट इसकी सटीकता बढ़ा सकता है, जो कि एडवांस विदेशी सिस्टम से मेल खाता है और लागत को कम करता है। वहीं दोस्तों साहब, आप सब जानते हैं कि भारत को बार बार अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है। वो चाहता है कि भारत का MRFA टेंडर उसके हाथ में निकले, जिसके पीछे साहब एक मजबूत वजह भी बताता है, जो कि भारत के पक्ष में ही है। मतलब साफ है कि ग्रिपेन ई फाइटर जेट जिसकी पेशकश साहब ने की है, इस फाइटर जेट में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की सीरीज और भारत निर्मित हथियारों को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ग्रिपेन ई की सबसे जबरदस्त विशेषता यह है कि इसका स्प्लिट एवियोनिक्स सिस्टम, जो कि क्रिटिकल फ्लाइट कंट्रोल को हथियारों और सेंसर से अलग करती है, जिससे कि नए सिस्टम को जोड़ना काफी तेज और आसान हो जाता है। कभी कभी तो बस कुछ ही घंटों में इसमें नए सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। ये फाइटर जेट दोस्तों लियोनार्डो रेवने ES-05 रडार, स्काई वॉर्ड Z इंफ्रारेड ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आता है, जो कि पायलटों को दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट सहित खतरों के खिलाफ पूरी 360 डिग्री अवेयरनेस और सुरक्षा प्रदान करता है। और इस फाइटर जेट का 93% मिशन रेडी रेट है। और ग्रिपेन ई की सबसे खास बात यह है कि ये लगातार मिशनों को संभाल सकता है, जो कि चाइना और पाकिस्तान से खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों साहब ने भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। और यही नहीं, जिसके तहत उसने अडानी ग्रुप के साथ स्थानीय उत्पादन और यहां तक कि फाइटर जेट के सोर्स कोड को साझा करने की पेशकश की है, जिससे कि भारत को अपना एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक्साइज आक्रमण का अभ्यास किया है। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास आक्रमण में जो भारतीय वायुसेना के मेन फाइटर जेट्स है वो हिस्सा ले रहे हैं। ये एक नियमित अभ्यास बताया जा रहा है। भारत के अग्रिम पंक्ति के फाइटर जेट, जिसमें कि राफेल, Su-30 और अन्य विमान शामिल है, वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर कुछ गांवों को खाली कराया गया है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने तो अपने टैंकों को भारतीय सीमा के पास डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में उनके अल खाली टैंक ट्रकों में लादकर बॉर्डर पर ले जाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों बलूचिस्तान में पाकिस्तान की बड़ी कमर टूटी है। बलूचिस्तान के कोयटामे में बम विस्फोट हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी कि हैप्स की 3 यूनिटों की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये जो हैप्स है, इनका इस्तेमाल लगातार खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ये अन्य अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म के साथ साथ ELINT और कॉमेट के लिए एयरबॉर्न डेटा रिले के रूप में भी कार्य करेगा। ऐसे में दोस्तों भारत ऑलरेडी हैप्स प्रोग्राम पर काम कर रहा है। वहीं भारतीय सेना ने भी दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिन्हें कि BMP-2/2K पर लगाया जाएगा। और ये जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होना चाहिए। ये किसी भी मौसम और तापमान की स्थितियों में अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा RFI के मुताबिक ये जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है वो सॉफ्ट किल और हार्ड किल क्षमता के साथ आने चाहिए। और एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हो जाता है तो 100 यानी कि 100 CUAS सिस्टम को BMP-2/2K के लिए हर साल डिलीवर करना होगा।
दरअसल भारत को अपने BMP-2 बेड़े को बदलने के लिए लगभग 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की जरूरत है और एलिसन ट्रांसमिशन है वो FICV प्रोटोटाइप प्रोग्राम में जो सभी 3 गवर्नमेंट फंडेड OEM है उनको अपना 3040 MX क्रॉस ड्राइव ट्रांसमिशन प्रदान करेगा। एलिसन ने अपने प्रोटोटाइप वाहनों के लिए ट्रांसमिशन को इंटीग्रेट और अनुकूलित करने के लिए OEM के साथ भी सहयोग किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों से आतंकवादी समूहों का समर्थन और वित्त पोषण भी किया है। उन्होंने दावा किया कि वो अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत को उन्होंने धमकी यहां पर जरूर दी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ऑल आउट वॉर करने के लिए तैयार हैं। ये देख नहीं रहे कि इनकी पनडुब्बियों की हालत खराब हो चुकी है, देश ऑलरेडी इनका कंगाल हो चुका है, TTP ने इनकी ऐसी की तैसी कर रखी, बलूचिस्तान वाले भी इन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं, अब ये भारत से पंगा ले रहे हैं, यानी कि ये अपने लिए तीसरा फ्रंट खोल रहे हैं। हालांकि भारत भी दोस्तों अलर्ट मोड पर है और हमें वैसे भी दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के देश को सबक सिखाता भारत आया है और सिखाएगा भी। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के डर से अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। भारतीय सीमा के पास उसके अवाक्स विमान उड़ रहे हैं और 2 अतिरिक्त रेजिमेंटों को भी पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कॉल किया है और बोला है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में ना रहे। मतलब साफ है कि अब सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा और भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।